हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो छठ महापर्व का त्योहार चल रहा है और खरना पूजा से शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला उपवास। चिराग के घर प्रसाद खाने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। और आज छठ महापर्व के तीसरे दिन रविवार को व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगी और फिर कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज बिहार के विभिन्न जिलों में सूर्यास्त और सूर्योदय का समय क्या रहेगा ये भी आप देख सकते हैं। और आज 27 अक्टूबर को दिल्ली में तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक अवकाश छुट्टी की भी घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, गृह मंत्री अमित शाह भी आज 27 अक्टूबर को भारत समुद्री सप्ताह 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान से हमारे देश में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। देश की समुद्री ताकत और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से यह अभियान चलाया जा रहा है, जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगा ना। वहीं बीते दिन रविवार के मौके पर देश भर में एक बार फिर से फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 45वें संस्करण का आयोजन किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिटनेस का संदेश भी दिया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश भर में आज SIR की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। पहले चरण में 10 से 15 राज्यों में ये SIR यानी चुनावी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा। चुनाव आयोग की तरफ से आज सोमवार को ये SIR का ऐलान करने का फैसला किया है। आयोग इसकी जानकारी शाम को 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देगा। और शुरुआती चरण में देश के 10 से 15 राज्यों में पहले चरण में ये अभियान चलेगा। ये SIR क्या है, इस बारे में जानकारी मैंने आपको बताई थी कि वोटिंग लिस्ट को अपडेट किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, प्रचंड चक्रवाती तूफान मोंथा तेजी से आगे बढ़ रहा। कल 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। हाई अलर्ट जारी हुआ। इस तूफान से कितना बड़ा खतरा है, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है कि चक्रवाती तूफान मोंथा के चलते देश के किन किन राज्यों में भयंकर बारिश हो सकती है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी अभी फिलहाल ये तूफान दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की तरफ आगे बढ़ रहा है और कल 28 अक्टूबर को 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तट से टकरा सकता है। भारतीय सेना के जवानों को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए। ये तूफान का मानसून मैप भी आप देख सकते हैं। बाकी मैं आपको आगे और बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि छठ पूजा एकता का संदेश देती है। कोरापुट कॉफी, वंदे मातरम समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बीते दिन PM मोदी ने मन की बात के 127वें एपिसोड को संबोधित किया। देशवासियों को छठ की बधाई दी। PM बोले कि त्योहारों में स्वदेशी वस्तुओं की जबरदस्त खरीदारी हुई। छठ की शुभकामनाएं देते हुए PM ने कहा कि यह महापर्व गहरी एकता का प्रतिबिंब है। और दोस्तों इस बार दिल्ली में पहली बार कोई प्रधानमंत्री छठ पर्व में शामिल होगा। जी हाँ, PM मोदी खुद वासुदेव घाट पर पूजा अर्चना करेंगे कल 28 अक्टूबर को। और ये दिल्ली में पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री खुद छठ पूजा में शामिल होने जा रहे हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, आसियान समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस दरमियान PM मोदी बोले कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है। PM मोदी ने मलेशिया में आयोजित ये 22वें आसियान शिखर सम्मेलन को वर्चुअली यहीं से संबोधित किया। PM ने कहा कि इस साल इस शिखर सम्मेलन का विषय है समावेशीपन और स्थिरता। ये विषय हमारे साझा प्रयासों में स्पष्ट रूप से दिखती हैं। PM ने कहा कि भारत मित्र देशों के साथ मजबूती से खड़ा है। हम ग्लोबल साउथ का अहम हिस्सा हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड से 10,000 लोगों ने देखा कैलाश पर्वत और इसे देखकर भावुक हुआ एक श्रद्धालु तो बिना तिब्बत गए भी शिव के दर्शन देखने को मिल रहे हैं। ये साल आदि कैलाश जाने वाले यात्रियों के लिए काफी सुखद रहा। भगवान शिव के प्राचीन निवास स्थल कैलाश पर्वत आने वाले 30,000 यात्रियों में 10,000 यात्री ऐसे थे जिन्हें तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। ये देख सकते हैं आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए। ये साक्षात देवादिदेव महादेव का निवास स्थल है। ओम नमः शिवाय। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, झारखंड में संक्रमित खून चढ़ाने से 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। इस मामले पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी। सिविल सर्जन समेत कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया। देखिए जरा, स्वास्थ्य विभाग की भयंकर लापरवाही का मामला सामने आया है झारखंड के चाईबासा के सदर अस्पताल में, जहां थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए क्योंकि उन्हें संक्रमित खून चढ़ा दिया गया। हॉस्पिटल स्टाफ की कितनी गंभीर और घनघोर लापरवाही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिविल सर्जन समेत संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया और पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए खबर आ रही कि इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी ये नई ग्रेच्युटी सीमा। सरकार ने आखिरकार इस भ्रम को दूर किया। केंद्र सरकार ने ग्रेच्युटी पेमेंट यानी ग्रेच्युटी भुगतान पर स्पष्टीकरण जारी किया है और सरकार ने कहा कि 25 लाख रुपए की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा केवल केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के तहत आने वाले सिविल सेवकों पर लागू होगी। ये सीमा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी। सरकार ने इसी साल मई में ये ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया था, आपको पता होगा, जो कि 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है ना। तो ये बढ़ी हुई सीमा किन किन कर्मचारियों पर लागू होगी, इसको लेकर गवर्नमेंट ने ये क्लेरिफिकेशन भी जारी किया, देख सकते हैं आप। और वही खबर आ रही कि
AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर लोन अकाउंट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सरकारी बैंक। समय पर पैसा न लौटाने वालों को कॉल कर रहा AI। भारतीय बैंकिंग इतिहास में पहली बार NPA 0.5% से नीचे जाने की ओर है। पंजाब नेशनल बैंक, PNB और इंडियन बैंक AI का उपयोग कर रहे हैं ताकि उनका फंसा हुआ कर्ज फिर से न बढ़े। और इंडियन बैंकिंग सेक्टर में पहली बार ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया। सामाजिक सुरक्षा के लिए 80.31 लाख रुपए की मंजूरी मिली। पत्रकारों की सोशल सिक्योरिटी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बजट जारी किया है और ये सहायता राशि पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाएगी। सीएम योगी की यह पहल है। वहीं खबर आ रही दोस्तों, 1 नवंबर से सीमा शुल्क संबंधित 31 अधिसूचनाओं की जगह लेगी एक अधिसूचना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की तरफ से कारोबार की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से ये निर्देश भी जारी किए गए, देख सकते हैं आप। और किसान भाई लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से पहले सरकार ने कहा कि जो किसान अभी भी इस योजना से जुड़े नहीं है तो पंजीकरण अवश्य करवा ले। 30 नवंबर तक वैसे हर गांव में शिविर लगाने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अभाव में किस्त का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा फिर। तो ये पहल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सीएम योगी ने सभी जिला अधिकारियों को 30 नवंबर तक हर गाँव में किसान पंजीकरण शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं और इन शिविरों के माध्यम से उन किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा जो अभी भी पीएम किसान सम्मान निधि से नहीं जुड़े हैं, जिसके तहत आपको पता होगा सरकार हर साल 6-6 हजार रुपए देती है 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में। तो जो किसान नहीं जुड़े हैं वो इन शिविरों के माध्यम से जुड़ जाएं। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिटकॉइन, इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसी पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि क्रिप्टो करेंसी अब कानूनी संपत्ति के रूप में मान्य है, जिसे कोई व्यक्ति अपने पास रख सकता है या ट्रस्ट में रखा जा सकता है। जी हाँ, हमारे देश में पहली बार किसी हाईकोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में माना जा सकता है, इसे लाभ के लिए रखा जा सकता है या इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे ट्रस्ट में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने कहा कि भारतीय कानून में क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल संपत्ति माना जाता है, इसे सट्टेबाजी वाला लेन देन नहीं माना जाता है। इसका कारण यह है कि उपयोगकर्ता का निवेश क्रिप्टो करेंसी में बदल जाता है, जिसे रखा, खरीदा या बेचा जा सकता है, तो इसलिए इसे वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के रूप में माना जाता है इनकम टैक्स की इस एसेट धारा के अंदर भी। तो हाईकोर्ट ने वजीर अक्स के एक मामले पर यह फैसला सुनाया, देख सकते हैं आप केस की डिटेल भी। ये वाकई में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है, राहत की बात है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। भारत के फेमस बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को पाकिस्तान सरकार ने घोषित किया आतंकवादी। दरअसल इसको लेकर एक चिट्ठी वायरल हो रही है और इस चिट्ठी में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट में बॉलीवुड एक्टर सलमान को भी डाल दिया। एक्टर ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया था, यही वजह है दावा किया जा रहा कि पाकिस्तान सरकार ने ये लेटर जारी किया। ऐसा ये वो लेटर है, देख सकते हैं आप एग्जैक्टली उस लेटर की तस्वीर भी है। चलिए खबर आ रही, कोलकाता में 28 अक्टूबर को प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन होगा। कल राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल करेगा संवाद। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि उत्तराखंड के 4 धाम तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों का बढ़ता दबाव पर्यावरण और सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, तो सरकारों को इस भविष्य की समस्या पर अभी से काम करना चाहिए। ऐसा वहीं देखिए, इस बार केदारनाथ यात्रा से उत्तराखंड को 400 करोड़ का रेवेन्यू मिला। ये कुछ डेटा वगैरह मैंने आपको बताए थे। इतना रेवेन्यू तो अकेले केवल एक धाम से मिला है, तो जरा सोचिए चारों धाम से तो उत्तराखंड सरकार को और भी ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वगैरह में आए दिन दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में यह अध्ययन में बताया गया है कि 4 धाम यात्रा के इन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या एक तरह का पर्यावरण के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है और यात्रियों की, तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी काफी चैलेंजिंग है ये। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके तहत अब भारतीय कंपनियों की अधिग्रहण ताकत बढ़ेगी। बैंक कंपनियों को ज्यादा कर्ज दे पाएंगे। भारतीय कंपनियों की अब घरेलू और विदेशी फर्मों में पूरी या बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की ताकत बढ़ेगी। आरबीआई द्वारा जारी ये नई गाइडलाइंस और सर्कुलर के नए नियम जो हैं, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। ये देख सकते हैं आरबीआई ने अपने दिशा निर्देश में क्या क्या ऑर्डर जारी किए हैं, जो कि इंडियन कंपनीज के लिए अच्छी बात है ना। और इकोनॉमी को लेकर एक खबर देखिए। खुलेआम भिड़े रिजर्व और स्टेट बैंक के अर्थशास्त्री, नकल करके आर्थिक रिसर्च रिपोर्ट करने का आरोप भी लगाया। आरबीआई के अर्थशास्त्री सार्थक गुलाटी ने आरोप लगाया, देख सकते हैं आप। और यूपी नोएडा एयरपोर्ट के पास 200 करोड़ में बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। एक ही छत के नीचे कई सारी सुविधाएं मिलेगी। योगी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दे दी है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द ही नई बिजली दरें लागू होगी। सब्सिडी के बाद अब 3.5 रुपए प्रति यूनिट का ही करना पड़ेगा भुगतान। दरअसल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कुछ जिलों से नई बिजली दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया, जैसे बलिया वगैरह में। और नई दरों के तहत ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग यूनिट रेट निर्धारित किया है, जिसमें कितने कितने प्रति यूनिट आपको अब बिजली शुल्क देना पड़ेगा, इस बारे में डिटेल भी आप देख सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि जल्द ही प्रदेश में बिजली की दरें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इधर उपभोक्ता परिषद ने साजिश का भी आरोप लगाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मामले में दखल देने की मांग की जा रही है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश में नवजात बच्चों की मौत पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि हर साल 7 लाख नवजातों की मौत होती है। भारत में जन्म के बाद
बाद भी देखभाल की कमी नवजातों की मौत के पीछे एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विश्व रैंक ने भारत के लिए चिंता भी बढ़ाई है, क्योंकि भारत में इतनी अच्छी मेडिकल व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी हर साल लगभग 7 लाख शिशु जन्म के बाद उचित देखभाल न होने की वजह से मारे जाते हैं। देखिए जरा आप, तो कहीं ना कहीं सरकार को इन डेटा पर ध्यान देना चाहिए और इनमें सुधार करना चाहिए, राइट। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल पुलिस कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा के दौरान क्रैश हुआ सर्वर, 8 साल बाद आयोजित टेस्ट भी स्थगित हो गया। ये देखिए जरा हालत, 4400 जवान पहुंचे थे सेंटर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की B1 पदोन्नति परीक्षा का सर्वर क्रैश होने के कारण एग्जाम को ही पोस्टपोन करना पड़ा। ये गवर्नमेंट चीजों के सर्वर जो वाकई में हमारे देश में काफी ढीले हैं, ये कड़वी सच्चाई है। सरकारों को इन पर भी सुधार करना चाहिए। आए दिन हर किसी सरकारी योजनाओं की वेबसाइटें बंद हो जाती हैं। कल ही मैंने आपको एक खबर बताई थी, रेलवे टिकट बुकिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी डाउन हो गए। छठ पर्व के मौके पर हजारों यात्री परेशान हुए हैं ना। और एक बड़ी सड़क दुर्घटना देखिए दोस्तों, एक इंजीनियर ने कार से 8 लोगों को रौंदा, जिनमें से 5 की तो मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश के आगरा का ये मामला है। एक डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी पहले तो, और फिर भागने लगा वो, तो 4 लोगों को और मार दिया। आगरा में एक इंजीनियर की बेकाबू कार ने डिलीवरी बॉय समेत 8 लोगों को रौंद दिया और इस हादसे में 5 की जान चली गई। देखिए जरा, एक ही शख्स 5 को निकल गया। हालांकि फिर ड्राइवर को कार से बाहर निकालकर लोगों ने उसकी अच्छे से पिटाई धुलाई भी कर दी, लेकिन इन 5 लोगों के हादसे में जान चली गई। और वहीं दोस्तों, हाल ही में जो आंध्र प्रदेश में आपको पता होगा एक बस आग हादसे का जो मामला सामने आया था, उस पर अब एक नया खुलासा सामने आ रहा कि उस बस से जो बाइक की टक्कर हुई थी वो बस से नहीं टकराई थी एक्चुअली, बल्कि वो बाइक सवार जो था वो नशे में था। डिवाइडर से भिड़ करके बाइक समेत बस के नीचे घुस गया वो, और इस वजह से उसके बाइक में आग लगी तो बस का फ्यूल टैंक जल गया और इस वजह से ये बस में आग लगी। इस घटना में 20 यात्री जिंदा जल गए थे, आपको पता होगा है ना। और साइबर ठगी पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, ऐसे साइबर ठग जो चीनी ऐप से पुलिस पर भी नजर रख रहे हैं। पुलिस के हर एक्शन का उन्हें अलर्ट मिल जाता है। बीते 9 महीनों में 300 करोड़ से भी ज्यादा की ठगी हुई है। ये चौंकाने वाला खुलासा किया है भिवाड़ी पुलिस के हत्थे चढ़े 122 करोड़ की साइबर ठगी के मास्टरमाइंड अंकित शर्मा ने। ये है वो अंकित भाई साहब जो लोगों के बैंक खातों में जमा पैसों से साइबर ठगी कर रहे हैं। देखिए जरा। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ अपडेट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को बिहार पटना में करेंगे रोड शो का आयोजन। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष को बताया जुमलेबाज, तो लल्लन सिंह बोले कि तेजस्वी को बदलाव की परिभाषा पता है क्या। और बीते दिन भी चुनावी रैलियों के दौरान देखिए, नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा सुनते ही भड़के आनंद मोहन। ग्रामीणों ने गो बैक के नारे लगाए। बेटे चेतन के पक्ष में जनसंपर्क करने पहुंचे थे। औरंगाबाद में पूर्व सांसद आनंद मोहन को ग्रामीणों का कुछ यूं विरोध झेलना पड़ा। वहीं इधर चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो वक्फ बिल को कूड़े में फेंक देंगे। प्रशांत किशोर पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि कुछ लोग वोट काटने के लिए जबरदस्ती कैंडिडेट उतार रहे हैं। तो ये एक दूसरे पर बयानबाजी जमकर जोरों शोरों से चल रही बिहार चुनाव के बीच तेजस्वी के बाद अब माले ने भी वक्फ कानून के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हम भी इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगे। सीपीआई लिबरेशन पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने वक्फ कानून को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। इधर कुछ घोषणाएं भी देखने को मिली। बिहार के महुआ में बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तेज प्रताप यादव बोले कि चुनाव जीतने पर होगा निर्माण। भारत पाकिस्तान मैच करवाने का भी उन्होंने दावा किया है। तो ये बिहार चुनाव को लेकर अपडेट चल रहा है। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए, चक्रवाती तूफान मोंता का असर दिखेगा। इसके चलते 27 से 31 अक्टूबर के बीच बंगाल, उड़ीसा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। अभी तो ये आंध्र प्रदेश की तरफ आगे बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान मोंता, मैंने आपको बताया। और कल 28 अक्टूबर को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार की हवाओं के साथ ये तट से टकरा सकता है। इसके चलते फिलहाल तो आंध्र प्रदेश, बंगाल और तमिलनाडु, इन राज्यों में चक्रवात का भारी खतरा है और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने मछुआरों को भी समुद्र तटों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान मोंता को लेकर उड़ीसा राज्य में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। बिहार, बंगाल और झारखंड में भी इस तूफान के चलते भारी बारिश की चेतावनी है। ये 3 राज्य हैं जहां इस तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में। मोंता चक्रवात को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ। उड़ीसा में तो सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं और पर्यटकों को समुद्र तट पर जाने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। कुछ और राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। किसान भाई लोगों को फसलें सुरक्षित रखने की सलाह दी है सरकार ने। ये देख सकते हैं आप राजस्थान के मानचित्र में कि आज 27 अक्टूबर को भी दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। इन जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। और कल 28 अक्टूबर को भी राजस्थान के इन जिलों में येलो चेतावनी है। इधर बात करें मध्य प्रदेश की तो MP में भी फिर से बारिश का दौर लौटा। श्योपुर में 2 इंच तक बरसात देखने को मिली। MP के भोपाल, इंदौर समेत 20 जिलों में पानी गिरा। और अगले 3 दिन पूरे मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। आज 27 अक्टूबर को भी मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी रहेगी। 3 जिले ऐसे हैं जहां येलो अलर्ट है, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी में। और कल 28 अक्टूबर को भी दक्षिणी मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी है। और वहीं पोल्यूशन पर खबर
खबर आ रही है, एनसीआर में फिर से हवा जहरीली हुई। यूपी के भी 3 शहर प्रदूषण के रेड जोन में पहुंचे। देश के 5 शहरों में नोएडा अभी तीसरे नंबर पर है पोल्यूशन के बाद। दिवाली के त्योहार के बाद उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में हवा जहरीली देखने को मिल रही है। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद और बागपत का AQI रेड जोन में पहुंच गया है। और इधर देखिए झारखंड में भी हल्की बरसात की संभावना है। बीते 24 घंटों में जमशेदपुर सबसे गर्म शहर रहा और 31 अक्टूबर तक झारखंड राज्य में भी मौसम में उतार चढ़ाव बदलाव देखने को मिलेंगे, है ना। इधर उत्तर प्रदेश में भी मौसम ने यू टर्न लिया। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के चलते यूपी में भी बेमौसम बारिश देखने को मिलेगी। कई जिलों में भारी बारिश के आसार रहेंगे। बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 27 अक्टूबर को बारिश हो सकती है और बाकी 29 से 31 अक्टूबर तक पूर्वांचल के कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं देखिए भारत चीन सीमा पर कड़ाके की ठंड भी देखने को मिल रही है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जम गई देवताल झील भी। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने चांदी के भाव पर एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि सप्ताह भर में ही गोल्ड 6,000 से ज्यादा टूटा और चांदी भी 16,000 से ज्यादा गिरी। इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोने चांदी में अभी और बड़ी गिरावट आएगी या खरीदने के लिए ये सही समय है? आखिर मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना? तो सोने की कीमतें हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट पर 10 सप्ताह में पहली बार इतनी गिरी है। इसके पीछे कारण है एक तो मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग बाग जो पुराने इन्वेस्टर हैं। दूसरा, अब त्योहारी सीजन के बाद सोने की मांग कमजोर हो रही है और डॉलर मजबूत हो रहा है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि सोने और चांदी के दामों में अब अगले सप्ताह भी दबाव देखने को मिल सकता है, यानी थोड़ा बहुत और भी फॉल आ सकता है। IMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज की शोधकर्ता विश्लेषक रिया सिंह का क्या कहना है इस मामले को लेकर देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में तेजी की उम्मीद है। रेंज 25,600 से 26,200 के बीच रह सकती है। 5 ऐसे फैक्टर जो बाजार की चाल तय करेंगे। और निवेशकों के लिए भी खबर है, 31 अक्टूबर से ओपन होगा लेंसकार्ट का IPO। 4 नवंबर तक आप निवेश कर पाएंगे। 7,278 करोड़ रुपए का फंड जुटाएगी ये कंपनी। वहीं हाल ही में स्टॉक मार्केट में तेजी की वजह से भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ी है। रिलायंस कंपनी इसमें टॉप गेनर रही, जिसकी वैल्यू 46,000 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ी है और TCS का मार्केट कैप भी बढ़ा है। और वहीं खबर देखिए, AI फीचर्स के बिना काम नहीं कर पाते माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला। उन्होंने कहा कि को-पायलट के 3 पसंदीदा फीचर्स जो AI की मदद से बनाए हैं और वो बोले कि टच स्क्रीन के बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में AI सबसे बड़ा आविष्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए आप। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर एक बार फिर से भीषण भिड़ंत देखने को मिली। 5 पाकिस्तानी सैनिक और 25 उग्रवादी भी ढेर हुए हैं। इधर भारतीय सेनाओं के संयुक्त युद्धाभ्यास से भी घबराया पाकिस्तान। फौज को भारत के हमले का खौफ है तो अलर्ट भी जारी किया पाकिस्तान ने उनकी कंट्री में। वहीं देखिए अमेरिका का एक बयान सामने आ रहा है कि भारत की कीमत पर पाकिस्तान से दोस्ती नहीं है। भारतीय डिप्लोमेसी में समझदारी है, उन्हें पता है कि कई देशों से रिश्ते रखने पड़ते हैं। ये कहना है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का, जिन्होंने भारत की दोस्ती में ज्यादा सार्थकता जताई है ऐसा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से खफा है। अब उन्होंने 10% एक्स्ट्रा टेरिफ लगा दिया कनाडा पर। बेसबॉल मैच में टेरिफ के खिलाफ एड देख करके नाराज हुए थे, तो अब कनाडा को 45% तक टेरिफ देना पड़ेगा। एक विज्ञापन को लेकर आग बबूला हुए डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा पर यह नया आर्थिक प्रहार कर दिया। वहीं एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, अल्बानिया की AI जनरेटेड मिनिस्टर प्रेग्नेंट हुई। अब तरह से आर्टिफिशियल बच्चों को जन्म देगी। ये एक रोबोट है डिएला जो कि प्रेग्नेंट है। अभी इसका नाम वगैरह भी देख सकते हैं आप। अल्बानिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एक AI मंत्री है। और वहीं गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी को भी अमेरिका से डिपोर्ट कर लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार से जुड़ी कुछ अपडेट देखिए आप। विमेंस वर्ल्ड कप में भारत बांग्लादेश का मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। दोनों को 1-1 पॉइंट दिया गया। 30 अक्टूबर को अब ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल खेलेगी भारतीय टीम। वहीं रोहित शर्मा ने लिखा कि एक आखिरी बार सिडनी से अलविदा। ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज हार के बाद उन्होंने फोटो शेयर की। वैसे ये प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे। और भारत के लिए गर्व की बात देखिए, गुकेश और दिव्या को यूरोपियन क्लब में डबल गोल्ड मेडल मिला। निहाल, अभिमन्यु और पौराणिक भी चमके। सुपर चेस टीम ने इस बार टाइटल भी जीता है। वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। और एक दुख भरी खबर आ रही दोस्तों, देखिए आप। मध्य प्रदेश के देवास की ये इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्लेयर जिन्होंने ये कदम उठा लिया, एशियाई जुजुत्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था इन्होंने। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। जबकि ये विश्व खेल में चुनी जाने वाली इस तरह की भारत की एकमात्र खिलाड़ी रही है। जुजुत्सु जो कि जापान का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। देखिए जरा, इतनी बड़ी स्पोर्ट्स प्लेयर, सक्सेसफुल पर्सन होने के बावजूद पता नहीं क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि अपनी जिंदगी की रेस में हार गई है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, OpenAI यानी ChatGPT के यूजर्स अब गाना भी बना सकेंगे। टेक्स्ट और ऑडियो को म्यूजिक में बदल देगा नया टूल। ChatGPT की तरफ से ये एडवांस टूल बनाया जा रहा, पेश किया जा रहा। और रिलायंस कंपनी का भी AI में मेगा प्लान देखिए। 1 लाख करोड़ के निवेश से गुजरात में बनेगा 1 गीगावाट डेटा सेंटर। अगले कुछ सालों में रिलायंस कंपनी इस योजना पर काम कर रही है।
और वहीं इलोन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर भी खबर आ रही कि भारत में लॉन्च से पहले स्टारलिंक ने सिक्योरिटी ट्रायल भी शुरू कर दिए हैं। जल्दी आपको स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में 8000 से ज्यादा स्कूलों में शून्य नामांकन देखे जा रहे हैं। 20000 से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से लेटेस्ट आंकड़ों में ये रिपोर्ट जारी की गई। कुछ राज्यवार डेटा भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए गुजरात में पिछले 15 सालों से चल रही पहल से स्कूल के छात्रों की पढ़ाई में सुधार और लिखावट बेहतर हुई है। आत्मविश्वास भी बढ़ा है। ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है। और भारत के वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए। हरियाणा के सोनीपत में निपटेम ने बाजरे से बनाया ये अनोखा चावल जिसे शुगर मरीज भी खा सकेंगे। नूडल्स की तरह 5 मिनट में इस चावल से खीर भी तैयार हो जाएगी। इंस्टेंट मल्टीग्रेन कंपोसाइट खीर प्रीमिक्स के नाम से निपटेम ने प्रोडक्ट भी जारी किया है। और खबर देखिए एविएशन सेक्टर में उड़ीसा सरकार ने बी मान योजना भी शुरू की। 14,182 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना को उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण ने मंजूरी दे दी है। राज्य को पूर्वी भारत का विमानन हब बनाने के मकसद से। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और विशेषकर लड़कियों के लिए पायलट और तकनीकी प्रशिक्षण का इंतजाम किया जाएगा। वहीं खबर देखिए अमेरिका से रिपोर्ट हुई हरियाणा के 50 और लोग जो डंकी रूट से गए थे विदेश में, बेड़ियों से बांधकर इन्हें दिल्ली लाया गया। चलिए खबर आ रही महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन कर दिया। दक्षिण मध्य रेलवे की तरफ से ऐलान किया गया। वहीं भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान है। नौसेना के लिए इसरो 2 नवंबर को यह नया सैटेलाइट लॉन्च करेगा, CMS-03 सैटेलाइट। इस उपग्रह से नौसेना की युद्ध क्षमता भी बढ़ेगी। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की भारत की नदियों से गायब हो रहे हैं ताजे पानी के विशाल जीव। प्राकृतिक संपदा भी खतरे में है। वहीं देखिए ब्रिटेन ने भारत की ई-कोर्ट्स परियोजना में भी दिखाई दिलचस्पी। अगले सप्ताह दिल्ली में इसको लेकर बैठक होगी। 6 नवंबर को दिल्ली में ये ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा। और देखिए उत्तर भारत में भी खराब AQI को लेकर कांग्रेस ने चिंता जताई। कहा कि वायु प्रदूषण अब दिमाग और शरीर पर सीधा हमला कर रहा है। वहीं खबर है अंडमान में पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। भारत के सक्रिय ज्वालामुखी तक सिंधु जहाज की पहली ऐतिहासिक यात्रा भी देखने को मिली है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और खबर देखिए दोस्तों राजस्थान के अजमेर के पुष्कर मेले में 1 करोड़ की नगीना घोड़ी की चर्चा काफी देखने को मिल रही है। कई लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। ये जो घोड़ी आप देख पा रहे होंगे पशु मेले में काफी आकर्षण का केंद्र बनी। इसकी कीमत 1 करोड़ तक लगाई गई। और महाराष्ट्र में 1 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ विपक्ष हल्ला बोल करेगा। मार्च से पहले शरद पवार से मिले संजय राउत भी। वहीं कर्नाटक बंगलुरु में ट्रैफिक समस्या को खत्म करने की तैयारी कर रही सरकार। शहर के बाहर बनेगा टेक हब, जिससे नया ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया जाएगा पूरी सिटी में, है ना। और बैंक हॉलीडे को लेकर खबर आ रही दोस्तों की अगले सप्ताह 5 दिन बैंक बंद रहेंगे। काफी छुट्टियां वगैरह आने वाली, कई त्योहार वगैरह देखने को मिलेंगे। और बाकी वैसे नवंबर में भी काफी बैंक हॉलीडे रहेगा। लगभग 12 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी। मैंने कल शाम को DLS न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला है। अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है दोस्तों तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ना। और इसके अलावा भी 1 नवंबर से हमारे देश में कई सारे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो इन नियमों की भी डिटेल जानकारी आज दिन में आपको DLS न्यूज चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तभी तो आपको कहता हूं कि जुड़ा रहा करो। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। उत्तराखंड में शराब की बिक्री 5.25% तक बढ़ी। वेट घटाने से आई राजस्व में मामूली कमी भी है। वहीं खबर है जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ लगाने के लिए किसानों को मिलेगा मुआवजा। गृह मंत्रालय की तरफ से धनराशि भी जारी की गई। 113 गाँव में BSF ने इतनी बाढ़ भी लगाई है। और जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा। उन्होंने कहा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ दूंगा। वो बोले कि तय है इसकी समय सीमा। और एक दुख भरी खबर देखिए। क्रिकेटर इनायत का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सीने में दर्द हुआ और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। जम्मू कश्मीर के ही एक क्रिकेटर हैं जिनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। वहीं जम्मू लेह के बीच नई उड़ान सेवाएं भी आज से शुरू होने जा रही है। प्रारंभिक किराया 3346 रुपए होगा। एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल भी लागू हुआ। और नक्सलवाद पर बड़ी खबर देखिए। आखिरी सांसें गिन रहा नक्सलवाद। 21 और नक्सलियों ने फिर से डाले हथियार और सरेंडर कर दिया, जिनमें 13 महिला और 8 पुरुष माओवादी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ ये बड़ी सफलता देखने को मिल रही है। और भारतीय सेना की ताकत और बढ़ने वाली देखिए आप। 5500 किलोमीटर प्रति घंटा की तूफानी रफ्तार और 350 किलोमीटर के दायरे में दुश्मनों की उड़ाएगी पर कच्चे। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स को मिलने जा रहा ब्रह्मास्त्र। DRDO की एस्ट्रा MK3 गांडीव मिसाइल 2028 से ही उत्पादन में आएगी और ये मिसाइल इतनी पावरफुल है कि दुश्मन थर थर कांपेंगे। इसके अलावा भी देखिए भारत ने बना दिया एक और मॉडर्न यमराज भी। 1100 किलोमीटर अंदर तक आसमान से बरसेगी मौत। भागा भागा फिरेगा पाकिस्तान का तो हर एक जवान भी। जी हाँ, भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये एक और ऐतिहासिक छलांग लगाई है और रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, जिससे भी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट देखिए। खबर आ रही कि बस एक क्लिक और शिकायत खत्म। बीमा पॉलिसी धारकों के लिए बड़े काम का बन चुका है भरोसा पोर्टल। अगर आपको भी इंश्योरेंस क्लेम में देरी करती हैं कंपनियां, या रिफंड नहीं आया या पॉलिसी बदलाव में कुछ दिक्कत हुई है, तो तुरंत आप भरोसा पोर्टल पर मदद ले सकते हैं। हाल ही में इरडा की तरफ से इस पोर्टल पर कई सारी नई फैसिलिटी भी शुरू की है ना। बीमा भरोसा पोर्टल पर शिकायत कैसे कर सकते हैं आप, इसके कुछ स्टेप्स भी देख सकते हैं। चलिए खबर देखिए। बिना ट्रैफिक के 40 मिनट में पहुंच जाएंगे लखनऊ
से कानपुर दिसंबर से शुरू होगा ये नया एक्सप्रेसवे भी। इस रूट पर नया 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा। और वहीं खबर है हुगली नदी पर भी बनेगा नया ब्रिज। यूपी से कोलकाता में मिलेगी सीधी एंट्री इसके जरिए। जल्दी तैयार होने वाला 4 लेन का ये नया एक्सप्रेसवे भी 2028 तक तैयार होने का अनुमान है। चलिए खबर आ रही है पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बदल दिया शिक्षा का ढांचा। प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे रहे सरकारी शिक्षण संस्थान। पंजाब सरकार के स्कूल ऑफ एमिनेंस पहल की अच्छी सक्रियता देखने को मिल रही है। वहीं खबर है यूपी अयोध्या में इन 40 माध्यमिक स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। छात्रवृत्ति को लेकर कुछ बड़ी लापरवाही देखने को मिली है स्कूलों में। सरकार ने नोटिस भी जारी किया। और खबर है एनसीआर में घर चाहने वालों के लिए खुशखबरी। यूपी गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में आवासीय भूखंडों की नई योजना भी लॉन्च की गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, 15 नवंबर तक कुछ भी करके पूरा करना होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए डेडलाइन भी तय कर दी है और अधिकारियों को इस बारे में सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। और खबर देखिए यूपी के गोरखपुर जिले में आवारा कुत्तों के लिए नगर निगम बनाएगा आश्रय स्थल। जल्द ही शहर के बाहरी इलाके में उपलब्ध होगी भूमि भी है। देश की राजधानी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 48 प्रपोजल मिले। अब डीपीसीसी ने इनोवेशन चैलेंज के लिए आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है और आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। इस चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए आप माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर के एक्टिव कैंपेन में एक्टिव टास्क में देख सकते हैं। ठीक है, 50 लाख रुपए तक के इसमें पुरस्कार भी रखे गए हैं और भी ज्यादा डिटेल आपको इस पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए फटाफट से। देखिए दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी मिलेगा छात्रवृत्ति का फायदा। लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाने जा रही राजस्थान गवर्नमेंट। 1.5 लाख रुपए तक की मिलेगी किस्तें। राजस्थान राज्य में सरकार बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा समावेशी कदम उठाए हैं और अब लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ केवल गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट्स को ही नहीं, लड़कियों को ही नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूल की छात्राओं को भी देने के लिए प्लान कर रही है। इस योजना के तहत 7 चरण में अलग अलग धनराशि दी जाती है जब लड़कियां अलग अलग क्लास में पढ़ाई करती है। तो देख सकते हैं आप इस बारे में डिटेल भी। बाकी राजस्थान सरकार के इस लाडो प्रोत्साहन योजना के पोर्टल पर आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। चलिए खबर है मध्य प्रदेश के विदिशा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 30 अक्टूबर को होगा। और वहीं एमपी हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। कोर्ट ने भाई बहन के संपत्ति विवाद में ये अहम फैसला सुनाया और कहा कि रजिस्ट्री पर केवल सहमति देने वाला विक्रेता नहीं माना जा सकता है, इससे उनके अधिकार खत्म नहीं होते हैं। एमपी ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भाई बहन संपत्ति विवाद मामले पर यह अहम फैसला सुनाया। इस केस से जुड़ी कुछ डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। जिला न्यायालय की भी सुनवाई हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने ये फाइनल जजमेंट दिया। चलिए खबर आ रही छत्तीसगढ़ में भी छठ पर्व के मौके पर बारिश की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, बिजली गिरने की भी चेतावनी। रायपुर में भी बादल छाए रहेंगे। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में 112 दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये दवाएं मानकों पर खरा नहीं उतरी, उसके बाद सीडीएससीओ ने बैन लगाया। स्वास्थ्य मंत्री ने आदेश भी जारी किया। ये वो कुछ प्रतिबंधित की हुई दवाइयों की कुछ प्रमुख लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में अब सिंगल विंडो पोर्टल पर होगी शिकायतें। घर में इंटरनल पार्टीशन वायलेशन नहीं होगा। वेंडर्स का बनेगा आईडी कार्ड। क्रोफेड की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल भी जारी हो चुका है। वहीं चंडीगढ़ कार्निवल इस बार 14 नवंबर से शुरू होगा। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, इस सप्ताह रेलवे में 6914 वैकेंसी निकली है। बिहार एसएससी में भी 14921 पद खाली है। 27000 से भी ज्यादा नौकरियां चल रही हैं इस सप्ताह। तो कुछ टॉप जॉब्स के बारे में डिटेल आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करें बिहार एसएससी की, तो 14921 पदों पर भर्ती चल रही है, जिसकी लास्ट डेट है 24 नवंबर। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में 5810 पदों पर वैकेंसी चल रही है, लास्ट डेट है 20 नवंबर। और तमिलनाडु शिक्षक भर्ती बोर्ड में भी 2708 पदों पर भर्ती चल रही है, लास्ट डेट है 10 नवंबर। ओएनजीसी में 2623 पदों पर भर्ती निकली हुई है, लास्ट डेट है 6 नवंबर। रेलवे में भी अप्रेंटिस की 1104 पदों पर भर्ती निकली हुई है, लास्ट डेट है 15 नवंबर। ठीक है, तो ये कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स रही इस सप्ताह की। वहीं खबर है एसबीआई भी अगले 5 महीनों में 3500 अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। जून में भी 505 पीओ पदों पर हुई थी भर्ती। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मेष और वृष राशि वालों की प्रॉपर्टी के मामले सुलझ सकते हैं और मकर राशि वालों के भी रुके काम पूरे होने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी हमारे देश में कितनी उम्र के बड़े बच्चों का आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट करवाना जरूरी है। उदय के नियम के मुताबिक कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।